हाय एवरीवन। तो आज बात करने वाले हम लोग डायनेमिक टेबल के बारे में। इसको हैश टेबल भी बोलते हैं और इसको हम लोग आज ऑब्जर्व करेंगे यूजिंग एग्रीगेट एनालिसिस। तो इसमें भी क्या होता है, हम लोग एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करेंगे तो हमारा टाइट बॉन्ड नहीं आएगा, लेकिन हम लोग इसीलिए इसमें एग्रीगेट एनालिसिस यानी कि अमोर्टाइज एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल 3 है, ठीक है। तो ये मैंने सीडो कोड लिख दिया है हमारा डायनेमिक टेबल का, जिसको हैश टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जो चीज हो रही है, यहाँ पे देखो लिखा है इनिशियली टेबल इज इम्प्टी। इनिशियली टेबल इम्प्टी रहेगा, इसलिए टी नम जो होगा वो टी साइज और इक्वल टू 0 होगा इस इनिशियली कंडीशन में, ठीक है। ये चीज होगा। और यहाँ पे जो मैंने टर्म यूज किए हैं, टी साइज, टी नम, टी टेबल, ये सब जो है क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है कि इन दिस सीडो कोड वी अज्यूम दैट टी इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द टेबल। अब देखो, जैसे एरे को हम लोग ए मानते थे, स्टैक है तो एस मानते थे, उसका नाम दे देते। तो जो डायनेमिक टेबल है ना, उसका नाम हमने टेबल का नाम दिया है टी। टी टेबल क्या होता है, टी नम क्या होता है, टी साइज क्या होता है, सब हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो इसको हम लोग ये हमारा सीडो कोड है, इसको देखेंगे हम लोग। पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा डायनेमिक टेबल होता क्या है, ठीक है। उसमें हम लोग इसका समझ लेते हैं। सो गाइस, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। सो डायनेमिक टेबल क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये किस तरीके से होता है ना, जैसे देखो पहले हमारे पास एक ब्लॉक है, उसमें हमने एक एलिमेंट को जो है डाल दिया 1। अब मान लो कि हमें कोई दूसरा एलिमेंट डालना है 2 को, एक एलिमेंट 2 है उसको हमें टेबल में डालना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस मेमोरी के इस ब्लॉक को ना एक्सपैंड नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि हमें नहीं पता है कि मेमोरी जो हमारा मेमोरी में स्टोर है वो किस तरीके से ये स्टोर है, इसके बगल वाले जो एलोकेशन है उसमें जगह है भी कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा होता भी नहीं है। तो क्या करते हैं ना, इस केस में हम लोग इस टेबल को हम लोग एक दूसरा टेबल बना के कॉपी कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक दूसरा टेबल बना दिए, ठीक है, दूसरा टेबल। और सेम चीज को हम लोग यहाँ पे ये वन को हमने कॉपी कर दिया। और जो हमें ऐड करना है, जैसे हमें 2 को ऐड करना था तो हमने यहाँ पे ये 2 को ऐड कर दिया, मतलब जो भी साइज था उसको हमने डबल कर दिया, डबल द साइज, ठीक है। तो ये यही होता है हमारा डायनेमिक टेबल। तो हमारा साइज था पहले 1, ये इसकी 1 साइज थी। अब उसको ओवरफ्लो की कंडीशन में हम लोगों ने उसकी साइज को डबल कर दिया। अब मान लो फिर से हमें कोई एलिमेंट को ऐड करना है, इसमें हमें कोई फिर से एक एलिमेंट को ऐड करना है। तो फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब जगह नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो साइज है इसकी साइज क्या है 2, 1 और ये 2 है इसकी साइज। तो अब इसको फिर से हम लोग डबल कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, डबल करेंगे। तो इसको हमने डबल कर दिया, ठीक है। अब डबल करके क्या कर सकते हैं हम लोग, 1, 2 और अपना 3 को ऐड करा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या है कि 3 तो ठीक है, एक और एलिमेंट को ऐड कराना है। तो अभी इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें अपने डायनेमिक टेबल को फिर डबल करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जगह है यहाँ पे हमें दिख रही है। तो हमें 4 को डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है, फिर से ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें जगह नहीं दिख रही, ओवरफ्लो का कंडीशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा साइज है उसको डबल करना पड़ेगा। तो डबल करते हैं हम लोग। तो हमने डबल कर दिया। अब क्या है, हम अपने एलिमेंट को ऐड करा सकते हैं 5 को। तो हमने यहाँ पे अपने एलिमेंट को ऐड करा दिया। फिर से कोई एलिमेंट को ऐड कराने हमें डबल करने की, अपने एरे को की साइज को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली ऐड कर सकते हैं, 7 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं। अब अगर 9 को ऐड कराना है तो फिर से ओवरफ्लो की कंडीशन दिख रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरे की साइज अभी 8 है, हमें एरे की साइज को डबल करना पड़ेगा। तो 8 है तो उसको 16 करना पड़ेगा। तो हमने एरे की साइज को जो है डबल कर दिया। और डबल करने के बाद हम लोग यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 एलिमेंट को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपने इस एरे में, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक एरे। अगर हमारा एक साइज है और उसमें हमें कुछ ऐड करना है और साइज हमारा नहीं है, हमारे पास ओवरफ्लो हो रही है, तो जो भी साइज उसको डबल कर देना है, सेम एलिमेंट को कॉपी करना है, जैसे हमने यहाँ पे किया। पहले 1 था, सेम एलिमेंट को कॉपी किया और जो भी हमें एलिमेंट ऐड करना है उसको ऐड कर दिया। फिर से ओवरफ्लो हुई। तो यहाँ पे एरे की साइज यहाँ पे 2 थी तो डबल करना है। तो यहाँ पे एरे की साइज को हमने 4 कर दिया, जो भी एलिमेंट को हमें एंटर कराना था करा दिया। फिर से ओवरफ्लो हुई। फिर से हमने क्या किया, अपने एरे की साइज को डबल करके 8 कर दिया और जो भी एलिमेंट को एंटर कराना था हमने वो करा दिया। इस तरीके से यही होता है हमारा डायनेमिक एरे। तो देखो, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने की चीज़ क्या है कि हमें साइज निकालना है। हमने यहाँ पे लिखा है अपना एरे, हमारे पास क्या, हमने कहाँ तक लिया था 16 तक। तो 16 के लिए हमने यहाँ पे अपना आई की वैल्यू को जो है 1 से लेकर के 16 तक लिखा है। अब साइज हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डायनेमिक टेबल है उस अपने डायनेमिक टेबल का साइज क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखो, जब हमारा आई की वैल्यू 1 था, जब हमारा आई की वैल्यू 1 था तो हमारे टेबल का साइज क्या था, 1 था। 1 के लिए तो कुछ नहीं था, तो हमारा टेबल का साइज क्या था,
1 था, 1 पे 1 था। लेकिन जब हमारा आई की वैल्यू 2 हुई तो हमारा साइज़ क्या हुआ, आई की वैल्यू जब हमारा 2 हुआ, देखो 2 हुआ तो हमारे टेबल की साइज़ भी क्या हुई, 1 और 2 हमने डबल किया था, हमारी टेबल की साइज़ हो गई 2। तो 2 पे हमारी टेबल की साइज़ हुई 2। जब 3 हुआ ना हमारा 3 पे, ये देखो 3 के लिए हमारे पास टेबल की साइज क्या है, 4 दिख रही है हमें। हमारी टेबल की साइज तो 4 थी ना, भले यहाँ पे एलिमेंट नहीं था, हमने फिर इस 3 के बाद एंटर कराया है, लेकिन टेबल की साइज क्या थी हमारी, 4 थी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पे हमारी टेबल की साइज 4 थी और 4 पे भी 4 थी। जब 5 हुआ तो 5 आया तो ओवरफ्लो की कंडीशन हुई। ओवरफ्लो में हम लोग जब 5 आया तो ओवरफ्लो की कंडीशन हुई ना, तो 5 हमारे पास कहाँ पर है, इधर पे। तो यहाँ पे एरे की साइज अपना हमारे डायनेमिक टेबल की साइज क्या है, 8 है। ठीक है, तो देखो 5 6 7 8 यहाँ इतने सारे के लिए हमारे पास जो है टेबल की साइज क्या है, 8 है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 के लिए 8 8 8 और 8। ठीक है, पर जब हमारे पास 9 आया ना तो ओवरफ्लो हो गया, यहाँ पर से हमारा ओवरफ्लो हो गया। तो हमने क्या किया, अपने पूरे एरे को यहाँ पे दूसरे जगह पे टेबल को कॉपी कर दिया और उसके बाद हमने सबको ऐड किया है। तो इस वाले की साइज क्या है, टेबल की 16। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन सब की साइज 16 सबकी साइज जो होगी 16। ठीक है, अब हमें निकालना है कि कॉस्ट क्या होगा। अब कॉस्ट देखो, जब हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं पहला वाले के लिए आई की साइज 1, इसकी भी आई इक्वल टू 1 साइज 1, तो कॉस्ट भी हमारा क्या है, बस एक एलिमेंट को, हमारा पहले क्या था, हमारा जो टेबल था हमारा डायनेमिक टेबल, इसमें पहले 1 नहीं था, हमने 1 एंटर किया तो हमारा 1 इंसर्ट करने का कॉस्ट क्या हुआ, 1। ठीक है, तो ये हो गया 1। और जब हमारा आई की वैल्यू 2 हुई तो 2 पे हमने क्या किया, देखा ना कि यहाँ पे एक ओवरफ्लो की कंडीशन हो रही है। तो हमने क्या किया, एक जो हमारा जो दूसरा टेबल है उसमें हमने क्या किया, इस 1 को जो है कॉपी किया दूसरी जगह पे। ठीक है, 1 को कॉपी करने का कॉस्ट है 1 और उसके बाद 2 को इंसर्ट करने का कॉस्ट 1। ठीक है, तो 1 + 1 क्या हुआ, ये 1 और ये 1 क्या हो गया, 2। ठीक है, तो 2 पे हमारी कॉस्ट क्या हुई, 2। अब जब 3 आया तो 3 पे हमारी कॉस्ट क्या हुई, देखो 3 जब आया तो फिर से ओवरफ्लो की कंडीशन हुई। तो 3 पे हमने क्या किया, 1 को और 2 को हमने क्या किया, कॉपी किया। 1 और 2 का उसको हमने दूसरी जगह पे कॉपी किया। तो इसको कॉपी करने का कॉस्ट 1, इसको कॉपी करने का कॉस्ट फिर से 1। ठीक है, और 3 को इंसर्ट करने का कॉस्ट 1। तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया हमारा, 3। ठीक है, जब हमारे पास 4 आया तो 4 के लिए हमने क्या देखा ना, हमारे पास ऑलरेडी जगह थी तो हमने सिर्फ 4 को इंसर्ट करा दिया। तो 4 के लिए कॉस्ट हो गई हमारी 1। ठीक है, जब 5 आया तो हमने देखा ओवरफ्लो की कंडीशन। तो जब ओवरफ्लो हुआ मतलब चारों को, इस वाले चारों को हमने क्या किया, यहाँ से उठा के इधर कॉपी किया है चारों को। तो चारों की कॉस्ट 4 + 5 को इंसर्ट करने का एक कॉस्ट यानी कि 5। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट हो गई 5। पर जब हमने देखा कि जब 6 7 8 आया तो हमारे पास ना कुछ कॉपी वगैरह नहीं करना है कुछ भी, हमें 6 7 8 को डायरेक्ट क्या किया, बस इंसर्ट कर दिया। तो एक इंसर्ट ऑपरेशन। तो क्या हुआ हमारे पास 6 7 8 के लिए 1 1 1 कॉस्ट। ठीक है, पर जब 9 आया ना हमारे पास तो हमने 9 के लिए क्या किया ना, हमने पूरे एलिमेंट को क्या किया, ये पूरे 8 एलिमेंट को इधर से उठा के इधर कॉपी किया। तो 8 एलिमेंट को कॉपी करने का कॉस्ट क्या हुआ, 8, और 9 को इंसर्ट करने का कॉस्ट 1। तो 8 + 1 क्या हो गया हमारे पास, 9। तो इसकी कॉस्ट 9। ठीक है, 9 के बाद जो भी एलिमेंट आया 10 11 12 13 14 16 सब के लिए क्या किया ना, हमारे पास ऑलरेडी जगह थी, बस हमने सबको इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, सबके लिए कॉस्ट 1 1, सिर्फ सबको इंसर्ट करना पड़ा तो 1 1 1 1 सबके लिए। अब यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है कि जो हम लोग सेम काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसमें सबका कॉस्ट जो है कभी कुछ कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग अपना एसिम्प्टोटिक एनालिसिस वर्स्ट केस वाला लगाते हैं तो हमें क्या लगेगा कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा बार बार क्या कर रहे हैं, हम लोग टेबल को इस तरीके से कॉपी कर रहे हैं और उसके बाद उसको इंसर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम लोग हर बार ही पूरा एलिमेंट को कॉपी करके इंसर्ट नहीं कर रहे। हम लोग कभी कभी हमारी जो है जगह खाली भी रह जा रही, जैसे 11 12 के टाइम पे ऑलरेडी जगह है, बस इंसर्ट कर दो। 13 हम लोग को लाना है, बस इंसर्ट कर दिए। तो हर बार ही वैसा नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे अमोर्टाइज्ड एनालिसिस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस क्या कहता है, अच्छा एसिम्प्टोटिक एनालिसिस अगर देखें इस चीज की, तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर अ सिंगल इंसर्ट, सिर्फ एक को इंसर्ट करने का क्या होगा, बिग O ऑफ n होगा। क्यों बिग O ऑफ n होगा, सिर्फ एक को इंसर्ट करने का वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 इसलिए होगा
क्योंकि वी नीड टू कॉपी ऑल द प्रीवियस एलिमेंट एंड देन इंसर्ट द सिंगल एलिमेंट। इसीलिए हमने सिर्फ वर्स्ट केस को जो है एक एलिमेंट का, फॉर अ सिंगल एलिमेंट का जो है बिग ऑफ n माना है, ठीक है। एक्चुअली में जो सिर्फ इंसर्शन होगा वो बिग ऑफ 1 होगा, लेकिन यहाँ पे बिग ऑफ n इसलिए होगा क्योंकि हम लोग पहले सबको कॉपी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, तो बिग ऑफ n एंड फिर उसके बाद वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n इंसर्शन क्या हो जाएगा, बिग ऑफ n स्क्वायर। तो हमारा जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुआ इस केस में n स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग अभी एनालाइज करेंगे, देखो अमोर्टाइज्ड एनालिसिस करेंगे कि वी ऑब्जर्व, हम लोग को दिख रहा है कि आइए तो ऑपरेशन पे हमें तो दिख रहा है ना कि सब जगह पे कॉस्ट सेम सेम नहीं है, कभी 1 है, 2 है, 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 1 1 है, और मैक्सिमम केसेस में तो इधर 1 1 1 1 ही है, ठीक है। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि ith ऑपरेशन कॉजेज एन एक्सपेंशन ओनली व्हेन i-1 इज एन एग्जैक्ट पावर ऑफ 2। मतलब हमें दिख रहा है कि जब हमारा i-1 जो है एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 है, तब हम लोग जो देख रहे हैं कि ith ऑपरेशन जो है हमारा वो क्या कर रहा है, हमारा एक्सपेंशन कर रहा है। देखो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 2 पे, तो 2 पे अगर हम लोग देखें तो 2 की कॉस्ट 2 आ रही है, 3 की कॉस्ट 3 आ रही है, 5 की कॉस्ट 5 आ रही है, और हमारे पास यहाँ पे 9 की कॉस्ट 9 आ रही है, ठीक है। तो ऐसे जगह पे मतलब i की वैल्यू i आ रही है, इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं। कब आ रही है, जब i-1 जो है 2 का पावर है, तो i-1 जैसे 9 ले रहे हैं तो 9-1 यानी कि 8 जो है वो क्या है, 2 का पावर है, 8 क्या है हमारा 2 का पावर 3 है। इसी तरीके से अगर 5 देखा जाए तो 5 के जो 5 में से हम लोग i-1 करेंगे, यानी कि 4 देखें तो 4 क्या है हमारा 2 का पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 अगर देखें कि 3 पे भी 3 आ रहा है, तो 3 में से अगर एक माइनस करें 2, यानी कि i-1 यानी कि 2 भी क्या है, 2 हमारा 2 का पावर 1 है, और 2 भी जो हमारा 2 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो इसमें से 2 में से -1 करेंगे, यानी कि 1 भी क्या है हमारा 2 का पावर 0 है, ठीक है। तो यही चीज हमारा लिखा है कि ith ऑपरेशन कॉज एन एक्सपेंशन व्हेन i-1 इज एन एग्जैक्ट पावर ऑफ 2। सो द अमोर्टाइज्ड एनालिसिस ऑफ एन ऑपरेशन इन फैक्ट ऑफ बिग ऑफ 1। अब ये कैसे 1 होगा, वी कैन शो यूजिंग एग्रीगेट एनालिसिस, ठीक है। ये कैसे बिग ऑफ 1 होगा ये हम लोग अभी दिखा रहे हैं। सो द कॉस्ट ऑफ ith ऑपरेशन इज C ऑफ i, सब यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, इस तरीके से 16 के लिए हमने लिया है। तो कॉस्ट ऑफ ith ऑपरेशन क्या होगा, हमारा i होगा। कब i होगा, जब हमारा i-1 एग्जैक्ट पावर ऑफ 2 रहेगा, ठीक है। i जो है वो i रहेगा, जैसे यहाँ पे है 9 है तो 9 है। कब रहेगा, जब हमारा जो 8 है, यानी कि i-1 जो है वो 2 का पावर है, तब हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट हमारा i ही रहेगा। जो हमारा ये i की वैल्यू है वही रहेगी, ठीक है, वही रहेगी। लेकिन हमारा 1 रहेगा कोई भी दूसरे केसेस में। अगर हम देख पा रहे हैं कि बाकी सारे केसेस में इसको 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 और इसको छोड़ करके बाकी जितने भी केसेस है सब में 1 है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो है इस तरीके से लिखा हुआ है इस चीज को, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एग्रीगेट एनालिसिस का बात कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट को हम लोग जो है टेबल इंसर्शन का इस तरीके से लिखेंगे, C ऑफ i, और i जाएगा हमारा 1 से लेकर के n तक, सबको ऐड करते चलना है। तो i इक्वल टू 1 से लेकर n, C ऑफ i ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू होगा हमारा, सबको ऐड करते जाएंगे। देखो ये कॉस्ट है 1 + 2 + 3 + 1 + 5, ये जो चीज है ना, ये पूरा कॉस्ट, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 3, ये पूरा चीज, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो होगा लेस देन होगा। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना, 1 को सब में से 1 कॉमन ले रहे हैं, सब में से 1 + 1 + 1 + n टर्म्स तक, n टाइम्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये वाला 1 को हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें से जो है 2 में से एक 1 को हमने ले लिया, 3 में से भी एक 1 को ले लिया, ये 1 को ले लिया, इस 5 में से भी एक 1 को ले लिया, तो सारे में से जो है हमने एक एक 1 को ले लिया। तो ये कितना टर्म्स है, n टर्म्स है, तो सब में से n को ले लिया, तो ये n टाइम्स 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, अब हमारे पास इतने लेने के बाद प्लस बचा क्या, देखो हमने यहाँ पर से इस 2 में से एक 1 को लिया था, ये 1 तो हमने यहाँ पे ले लिया, ये 2 में से एक 1 को लिया था, तो ये एक 1 बचा है हमारे पास 1, प्लस 3 में से एक 1 को लिया तो 2, प्लस इस 5 में से हमने एक 1 को निकाल दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4, प्लस इस 9 में से हमने एक 1 को निकाल दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 8, और यहाँ पर ये कितने टर्म्स तक जाएगा, log n टर्म्स तक, प्लस log ऑफ n टर्म्स तक, log ऑफ n टर्म्स। ये log ऑफ n टर्म्स तक क्यों जाएगा, देखो ये तो था ना हमारे पास, ये टोटल हमारे पास n है,
ठीक है। अब सब में से हमने 1 1 निकाला, इसीलिए ये 1 जो है हमारे पास n टाइम्स है, ठीक है। हर एक एलिमेंट में से, हर एक में से हमने 1 निकाला तो n टाइम्स है। लेकिन ये जो होगा ना 1 + 2, ये हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, इधर है, इधर है, इस तरीके से, मतलब n बार नहीं है हमारा, टोटल n टर्म्स है, लेकिन ये n बार नहीं है। तो ये कितनी बार है, ये log n टर्म्स है, ठीक है। ये चीज हमारा ध्यान में रखने की, ये log n टर्म्स तक जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। लेस देन इक्वल टू, इसको सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा n प्लस, यहाँ पे हम लोग देखने को मिल रहा है ये चीज क्या है, ये हमारा 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1, 2 to the power 2 प्लस 2 to the power 3। इसी तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस 2 to the power log of n माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे log of n माइनस 1 क्यों लिखा, ये 1 को मैंने लिखा है 2 to the power 0, 2 को 2 to the power 1, इस तरीके से लिखा है। और लास्ट जो टर्म होगा ना, log n टर्म्स जाएगा, वो क्या होगा हमारा log of n माइनस 1। n माइनस 1 क्यों होगा, देखो जब यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे 0, सेकेंड पोजीशन पे 1, थर्ड पोजीशन पे 2, तो log of n पोजीशन पे क्या होगा, log n माइनस 1, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये सेम चीज को पहले लिख देती हूँ, ठीक है। सेम चीज को मैंने यहाँ पे कॉपी करके लिखा है। अब देखो इस चीज को ध्यान से देखें ना, तो ये हमारा सम ऑफ जीपी है। सम ऑफ जीपी हमारा, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। ये होता है हमारा सम ऑफ जीपी, ठीक है। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। n यहाँ पे होगा लेस देन n प्लस ए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, आर हमारा कॉमन रेशियो है और एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ए हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 2 to the power 0, तो 2 to the power 0 इनटू आर क्या है, आर हमारा कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म करेंगे तो आएगा हमारे पास 2, ठीक है। उसकी पावर है हमारे पास n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो देखो हमारे पास ये एक टर्म पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से है एक टर्म। तो जब 0 पे है तो हमारे पास क्या है, 0, ये 2 की पावर 0 है तो एक टर्म, ये 1 है तो 2, ये 2 है तो 3 थर्ड टर्म, ये 3 है तो 4 टर्म। तो इसी तरीके से ये log of n माइनस 1 है, तो क्या होगा log of n माइनस 1 प्लस 1 टर्म, सब में एक एक ऐड कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं r की वैल्यू क्या हो जाएगी, log of n माइनस 1 प्लस 1, ये होगी r की वैल्यू। ये -1 हम लोग फिर लिखेंगे फॉर्मूला का, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई r माइनस 1। r की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 माइनस 1, ठीक है। 2 माइनस 1 r की वैल्यू है, कॉमन रेशियो। उसके बाद लेस देन इक्वल टू n प्लस, यहाँ पे क्या है, ये होगा हमारे पास 1, ये भी हो जाएगी 1, ठीक है। अब इस वाली चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सिंपली, तो हो जाएगा हमारे पास 2 to the power log of n माइनस 1 प्लस, अब देखो प्लस यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे +1 को हम लोग log 2 बेस 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहीं पे लिख दिया log 2 बेस 2 और ये -1, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, n को n कर सकते हैं प्लस ये वाला जो चीज़ है ना 2 की पावर, ये इस चीज़ को अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहाँ पे ये वाला, इसको भी है ना log, ये भी log की बेस को 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये log प्लस, तो log a प्लस log b, हमें पता है log a प्लस log b को log ऑफ a इंटू बी लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 to the power log a इंटू बी, यानी कि a क्या है, n माइनस 1 इंटू 2 यहाँ लिख देती हूँ 2, ठीक है, -1, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये जो चीज़ है, ये इसको लिख सकते हैं ना, ये वाला प्लस को हमने इंटू करके लिख दिया, ये वाला 2 इंटू ये वाला, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब ये चीज़ आया, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमें एक log का और एक फॉर्मूला पता है, मैं बगल में लिख देती हूँ। क्या होता है, a टू द पावर log b, और log का बेस a अगर होगा तो वो इक्वल टू होता है b के, ये चीज़, ये एक फॉर्मूला है log का, ठीक है। अगर याद नहीं है तो मैंने इसलिए लिख दिया। लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं n प्लस 2 टू दी पावर, यहाँ पे देखो ये है a
यहाँ पे a की जगह पे 2 है, इस ये लॉग का जो बेस है ना ये भी 2 हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा ये a का पावर और लॉग का बेस मैच कर रहा है, अगर ये मैच कर रहा है और लॉग के साथ जो है जो भी टर्म है वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग देख रहे हैं 2 का पावर यहाँ पे इतना लॉग है और ये इसका बेस 2 है, ये भी 2 है, तो ये मैच कर रहा है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे 2 इंटू एन टू द पावर n को b मान सकते हैं और यहाँ पे इसको b लिख सकते हैं, यानी कि 2 इंटू n माइनस 1 लिख सकते हैं, -1। अब इसको क्या कर सकते हैं, n प्लस 2n माइनस 2, 2n माइनस 2 -1 लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 3, ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, बिग O ऑफ n लिख सकते हैं, ठीक है, बिग O ऑफ n लिख सकते हैं। कि देखो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए था, टोटल सम ऑफ द टोटल हमारा चाहिए था, सी ऑफ आई सम टोटल सबकी कॉस्ट चाहिए थी जो कि हमारा आई स्टार्ट होके एन तक जाए। तो सी ऑफ आई हमने निकाला लेस देन इक्वल टू क्या हो सकता है हमारा 3n माइनस 3, हमने अपना सॉल्व करके निकाला। तो ये क्या होगा, बिग O ऑफ n होगा, ठीक है। अब देखो मैंने वही चीज को यहाँ पे लिखा है कि सो आई इक्वल टू 1 से लेके n, सी ऑफ आई क्या होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 2 होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं बिग O ऑफ n। सो कॉस्ट ऑफ n इंसर्शन, मतलब n इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, n नंबर ऑफ एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा हमारे पास आई इक्वल टू 1 से n, सी ऑफ आई होगा जो कि हमारा बिग O ऑफ n, ठीक है, ये होगा। और कॉस्ट ऑफ सिंगल इंसर्शन क्या होगा, हम लोग जानते हैं एग्रीगेट एनालिसिस में क्या करते हैं, सिंगल ऑपरेशन के लिए निकालते हैं, n से डिवाइड कर देते हैं, तो n से डिवाइड किया, क्या आया हमारे पास, बिग O ऑफ 1। सो एवरेज कॉस्ट ईच आइटरेशन और या फिर एमोर्टाइज कॉस्ट पर इंसर्शन क्या हुआ हमारा, बिग O ऑफ 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमने सिंपल एनालिसिस में देखा था तो हमें यहाँ पे दिख रहा था कि हमारा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था बिग O ऑफ 1, लेकिन अमोर्टाइज एनालिसिस में हमें दिख रहा है हमारा जो टाइट बॉन्ड होगा वो होगा बिग O ऑफ 1 पर ऑपरेशन। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।